अर्थक्वेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए। टाइप्स ऑफ रॉक्स आपको ये पता होना चाहिए, किस टाइप से फॉर्म हो रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टाइप्स क्या है, एग्जांपल्स वगैरह, ये सारी चीजें आप यूपीएससी के अंदर जियोमॉर्फोलॉजी में आप देखेंगे। टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, उनका फॉर्मेशन, कॉजेस, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट थीम्स है। अगेन वापस जैसा मैंने कहा था, रॉक इज ऑल्सो फेवरेट थीम ऑफ यूपीएससी। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स, कौन से रॉक्स के फॉर्म है? अभी हमने बात की थी पिछले कि इग्नियस रॉक्स में दो टाइप के रॉक्स होते हैं, इंट्रूसिव जो जमीन के अंदर बनने वाले, एक्सट्रूसिव जो अर्थ सरफेस के बाहर बनने वाले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बनो आईएएस। माय नेम इज देवेंद्र और मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हम 46 इयर्स के पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, पूरे एंटायर ज्योग्राफी के। हम स्टार्ट करेंगे 1979 से 2024 के क्वेश्चंस, और आप इसमें देख पाएंगे कि बहुत सारी थीम्स रिपीट हो रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हुए जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, सो इन दिस कंटेक्स्ट हमने क्या किया है कि हमने पूरी ज्योग्राफी को बांट लिया है। तो हम इसमें क्या-क्या करेंगे, इस पूरी सीरीज में हम देखेंगे कि वर्ल्ड मैप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम 46 इयर्स के, हम सोलर सिस्टम एंड अर्थ के करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी के करेंगे जो कि इस वीडियो में आपको दिख जाएगा, ओशनोग्राफी के करेंगे, क्लाइमेटोलॉजी के करेंगे। फिर इंडियन पार्ट में हम देखेंगे, इंडियन मैप लोकेशन सारी कवर करेंगे हम, फिजिकल फीचर्स, रिवर सिस्टम, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल, और वर्ल्ड और इंडिया लेवल पे हम एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और ट्राइब्स एंड पॉपुलेशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये करने के बाद आप देख पाएंगे कि कैसे आप एनसीईआरटीज और कैसे आप बहुत सारे कंसेप्ट को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, और इसके रिवीजन के बाद आपको बहुत सारी हेल्प होने वाली है, चाहे आप इस साल प्रीलिम्स लिख रहे हो या आगे जाके प्रीलिम्स लिख रहे हो। इससे पहले कि हम हमारे पहले क्वेश्चन पे पढ़े, अगर आपको सी सेट में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इन वीडियो की सीरीज को देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 1979 में पूछा गया है कि रिक्टर स्केल क्या मेजर करने में यूज आता है। तो आप जब भी जियोमॉर्फोलॉजी में आप जब भी अर्थक्वेक पढ़ते हैं या इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे 11th क्लास के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 इंटीरियर ऑफ अर्थ में, अर्थक्वेक जब पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि रिक्टर स्केल अर्थक्वेक को मेजर करने में काम आता है, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ एनसीईआरटी में एग्जैक्टली कहाँ पे दिया हुआ है। आप पेज नंबर 24 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक मैग्नीट्यूड स्केल होती है मेजर करने के लिए और एक इंटेंसिटी स्केल होती है। मैग्नीट्यूड स्केल में रिक्टर स्केल काम आ रही है और इंटेंसिटी में मर्केली स्केल काम आ रही है। ये अर्थक्वेक को मेजर करने में काम आते हैं। बाकी क्या था फिर, ओशन डेप्थ को क्या मेजर करेगा? हमारा जो आंसर था रिक्टर का तो ये हो गया, चलो अर्थक्वेक। बट ओशन डेप्थ मेजर होती है फैदम्स में। फैदम्स एक यूनिट होती है, जैसे मीटर एक यूनिट होती है। फैदम्स को मेजर करने के लिए हम फैदमोमीटर यूज करते हैं, जो कि सोनार टेक्नोलॉजी, साउंड वेव्स का नेविगेशन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। फिर इंटेंसिटी ऑफ विंड के लिए हम क्या करते हैं, एनोमोमीटर यूज करते हैं, जो कि आपकी इंटेंसिटी और डायरेक्शन ऑफ विंड दोनों ही दिखाता है। अब टेम्परेचर ऑफ बॉडी आप कमेंट करके दिखाइए कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर ऑफ बॉडी को यूज आता है। कमिंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि अर्थक्वेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए। अर्थक्वेक कॉज कैसे हो रहा है, अर्थक्वेक को मेजर कैसे हो रहा है, सीस्मिक वेव्स कैसे रोल प्ले कर रही है वहाँ पे, पी वेव्स क्या है, एस वेव्स क्या है, सरफेस वेव्स क्या है, ये सारी चीज़, उनकी प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है यूपीएससी के लिए। तो अब एक है टाइप्स ऑफ रॉक पे क्वेश्चन है। तो रॉक्स की जब बात आती है तो रॉक्स में आपको ये देखना होता है कि टाइप्स क्या है, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उन रॉक्स के, ठीक है, मेजर टाइप्स, जो मेजर 3 टाइप्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फॉर्म कैसे हो रहे हैं वो, और कुछ आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए उनके। तो ये थीम रॉक्स पे मोटा मोटा ये काम आती है, ठीक है। अब इसी में पूछा गया कि फॉसिल्स आर मोर अबंडेंटली, ऐसे कौन से रॉक्स हैं जिनमें फॉसिल्स ज़्यादा पाए जाएंगे? तो आपको पता है कि इग्नियस रॉक्स फॉर्म हो रहा है लावा या मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से, जिसमें बहुत हाई टेम्परेचर है, तो फॉसिल सर्वाइव भी नहीं कर सकता वहाँ पे। इतने टेम्परेचर में वो कह दो कि जल भुन जाएगा, ठीक है, तो फॉसिल बचेगा ही नहीं। मेटामॉर्फिक रॉक भी आपको पता है कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर में फॉर्म होते हैं ये लोग, ठीक है। हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से ऐसी जो इन्वायरमेंट है उसमें फॉसिल बच नहीं पाएगा, तो प्रिजर्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ भी बहुत कम चांसेस है कि आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स में आपको फॉसिल प्रिजर्व मिलेंगे। बट इग्नियस में तो बिल्कुल जीरो फॉसिल्स है। मेटामॉर्फिक में हो सकता है बहुत रेयरली कहीं पे मिल जाए। बट सेडिमेंट्री रॉक्स में जो एनवायरमेंट है वो लो ऑक्सीजन एनवायरमेंट है, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है फॉसिल का,
इसकी वजह से फॉसिल्स प्रिजर्व्स हो जाता है, फॉसिल वहाँ पे प्रिजर्व रहेंगे, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक विल बी आर आंसर, यहाँ पे आपको फॉसिल्स मिलेंगे। टाइप्स ऑफ रॉक्स, आपको ये पता होना चाहिए किस टाइप से फॉर्म हो रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टाइप्स क्या है, एग्जाम्पल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसी में फॉलेशन क्या होता है, बैंडिंग, जैसे ये दोनों फॉलेशन बैंडिंग ये मेटामॉर्फिक रॉक के फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक है। फिर स्ट्रैटा, सेडिमेंट्री में स्ट्रैटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी में नॉर्मली दे रखा है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थक्वेक्स। तो जैसे मैंने बताया था कि अर्थक्वेक इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी की। अर्थक्वेक आर कॉज बाय, तो अर्थक्वेक होता क्या है, अर्थक्वेक इज बेसिकली सडन एनर्जी रिलीज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ क्रिस्टल रॉक्स या रॉक्स। तो सडन रॉक्स का मूवमेंट होने से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी से अर्थक्वेक आता है, वहीं से सीस्मिक वेव्स जनरेट हो रही है। तो आप देख सकते हैं वॉल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू फॉल्टिंग। अब वॉल्केनो से भी अर्थक्वेक जनरेट हो सकता है, क्योंकि उससे भी सडन रिलीज ऑफ एनर्जी हो सकती है, फॉल्टिंग हो सकती है, मूवमेंट ऑफ वो हो सकता है। लैंडस्लाइड से भी अर्थक्वेक जनरेट होते हैं, बट जब भी ऐसे, और मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन द अकाउंट ऑफ फॉल्टिंग ऑफ रॉक, इससे भी अर्थक्वेक होता है। तो जब भी ऐसे ऑप्शंस आपको मिले जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये भी है, ये भी सही है, इससे भी होता है, तो वहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज करना होता है। साइक्लोन से तो बिल्कुल नहीं होता। ए, बी और डी में आप जब चूज करेंगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट है डी। डी की डेफिनेशन की सडन मूवमेंट ऑफ रॉक हो रहा है फॉल्टिंग से, उससे एनर्जी रिलीज हो रही है। अब वही चीज वॉल्केनो से भी यही होता है, लैंडस्लाइड से भी यही होता है, तो ओवरऑल यही आंसर है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। आप एनसीईआरटी में भी देखोगे तो आपको दिख जाएगा पेज 22 में, रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग द फॉल्ट, ये अर्थक्वेक है, ठीक है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे 1982 में पूछा गया है। जनरली स्पीकिंग ऑल रॉक्स में बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। वो कौन से 3 मेजर ग्रुप्स है? मैंने अभी बताया था कि रॉक्स में आपको क्या क्या पता करने की जरूरत है। रॉक भी एक अच्छी फेवरेट थीम है यूपीएससी की जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। तो आपको पता है कि 3 मेजर रॉक्स कौन से होते हैं टाइप्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ये मेजर रॉक्स होते हैं। आंसर ये है। अब मार्बल, लाइमस्टोन, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रॉक्स। इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है, मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको टाइप्स पता होने चाहिए। ये एक बेसिक क्वेश्चन था, एक जनरली एक ओवरव्यू देने के लिए कि सेडिमेंट्री रॉक बनते कैसे। बहुत सारे वेदरिंग, इरोजन से सेडिमेंट्स आए, वो डिपॉजिट हुए, उनका कॉम्पैक्शन हुआ, सीमेंटेशन, लिथिफिकेशन प्रोसेस हुआ, जिससे सेडिमेंट कॉम्पैक्ट हो गए, लिथिफाई हो गए और रॉक बन गए। अब यही सेडिमेंट्री रॉक या इग्नियस रॉक या खुद मेटामॉर्फिक रॉक जब हाई टेम्परेचर प्रेशर के अंदर, हाई टेम्परेचर प्रेशर के अंदर जब इनको एक्सपोज किया जाता है तो ये मेटामॉर्फोज हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक हो जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब वो पर्टिकुलर रॉक्स के ग्रेन्स और मिनरल्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो गए हैं, वो पुराने पैटर्न से, तो मेटामॉर्फोज हो गए, यही बोला जाता है। तो ऐसे आप देख सकते हैं एक तरह से रॉक साइकिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन पूछा गया 1983 में। क्वेश्चन ये कि इनमें से कौन सा इज नॉट फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास। अब आपको पता है कि डेल्टास क्या है, तो ये लैंडफॉर्म से आया है क्वेश्चन कि यूपीएससी के अंदर जियोमॉर्फोलॉजी में आप देखेंगे टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, उनका फॉर्मेशन, कॉजेस, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट थीम्स है क्वेश्चन बनाने की, लैंडफॉर्म्स। और डेल्टा कहाँ से बन रहा है? फ्लूवियल लैंडफॉर्म, या आप कह सकते हैं रिवर से बनने वाला लैंडफॉर्म। तो एक ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है। डिपोजिशनल इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिवर्स अपना सेडिमेंटेशन जो लोड है, सिल्ट, सैंड, क्ले, ये यहाँ पे वो डिपॉजिट कर देती है, जिससे डेल्टास फॉर्म हो जाते हैं। अब ये यहाँ पे क्यों हो रहा है? डेल्टा बन कहाँ पे रहा है? जहाँ पे रिवर इज मीटिंग टू ओशन। अब ये जो मीटिंग पॉइंट है ये बहुत लो एनर्जी एनवायरनमेंट है, लो एनर्जी एनवायरनमेंट है, यहाँ पे एनर्जी नहीं है, रिवर के पास स्पीड कम है, तो जितना भी वो लोड लेकर आ रही है सेडिमेंटेशन का वो सब डिपॉजिट कर देती है वहाँ पे, इसीलिए डेल्टा फॉर्म हो जाता है। अब डेल्टा फॉर्म ना हो, ऐसा क्या हो कि वो डेल्टा फॉर्म होने से रोकेगा?
तो आपको पता है कि वहाँ पे इरोजन नहीं होना चाहिए पहली चीज़। बहुत ज़्यादा करंट टाइड्स का एक्शन आ रहा है, वेव एक्शन आ रहा है, ओशन वेव एक्शन आ रहा है, तो उससे डेल्टा फॉर्म नहीं होगा। तो मतलब करंट्स एंड टाइड इज वन ऑफ द नॉट फेवरेबल ऑप्शन। ठीक है। काम विंड से क्या होता है, विंड कम चलेगी तो ओशन वेव या ओशन से एक्शन बहुत कम रहेगा, तो इरोजन कम होगा, इरोजन कम होगा तो डेल्टा फॉर्मेशन में हेल्प होगा, डिपोजिशन ज़्यादा हो रहा होगा। शेल्टर्ड कोस्ट का मतलब यहाँ पे हो गया, शेल्टर्ड का मतलब हो गया कि वो कोस्ट जो नेचुरल बैरियर्स या नेचुरल शेल्टर से घिरा हो, जैसे कि मैंग्रोव्स हो सकते हैं वहाँ पे, जैसे कि कोरल रीफ्स हो सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, और भी चीज़ें हो सकती है जैसे कि बार्स, सैंड बार्स हो सकते हैं वहाँ पे। तो ये तो शेल्टर्ड जो भी कोस्ट होते हैं वहाँ पे वेव एक्शन, टाइड एक्शन, ये सब उसका इफेक्ट कम होता है इफेक्ट, तो डेल्टा फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। नो लार्ज लेक इन द रिवर कोर्स। अगर मान लीजिए कि रिवर के कोर्स में, रिवर यहाँ पे मीट कर रहा है ओशन से, बीच में कोई बहुत बड़ी लेक आ जाती है, तो क्या होगा, लेक भी एक लो एनर्जी एनवायरनमेंट है, तो यहाँ भी रिवर अपना सेडिमेंटेशन जो लोड लेकर आ रही है, सेडिमेंट्स, वो सब डिपॉजिट कर देगी, वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी, तो यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं रिवर के पास, तो इसलिए कोई बीच में बहुत ज़्यादा बड़ी लेक भी नहीं होनी चाहिए, ताकि सेडिमेंट्स बचे रहें रिवर में, और रिवर यहाँ पे आके, जहाँ पे ओशन के साथ मीट करिए, यहाँ पे आके डिपॉजिट करे और डेल्टा बनाए। द आंसर ऑफ क्वेश्चन वुड बी बी। करंट्स और टाइड एक्शन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो डेल्टा फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा ढंग से। डेल्टा दिखता कैसा है आपको भी पता है, रिवर आएगी, ओशन मीट करेगी, एंड ऑल दीज सेडिमेंट्स आर डिपॉजिट, तो डेल्टा फॉर्मेशन एक तरीके का एलुवियल फैन की तरह होता है। अगला क्वेश्चन 1986 में हमारे पास आता है, प्यूमाइज इज डिराइव्ड। प्यूमाइज इज अ रॉक। अगेन वापस जैसा मैंने कहा था, रॉक इज ऑल्सो अ फेवरेट थीम ऑफ यूपीएससी। तो प्यूमाइज जो रॉक है वो कहाँ से बनता है? एवरीबडी वी शुड नो दैट प्यूमाइज होता क्या है। देखिए, प्यूमाइज इज अ टाइप ऑफ रॉक जहाँ पे एक तरीके का एक्सट्रूसिव रॉक है। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर बनने वाला, ठीक है। आपको पता है इग्नियस रॉक्स में इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर बनते हैं, और एक्सट्रूसिव रॉक्स होते हैं जो ज़मीन के बाहर आते हैं, ठीक है। तो प्यूमाइज एक एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक रॉक है। ये जब लावा जब बाहर आता है तो एकदम से ये कूल हो जाता है, एकदम से मतलब सॉलिडिफाई हो जाता है, तो इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट ऑफ गैस और वाटर वेपर और इस तरीके की जो चीज़ें होती है, तो वो बाहर निकल नहीं पाती है उस रॉक में, वो सॉलिडिफाई हो गया तो अंदर ट्रैप हो जाती है वो, तो ऐसे छोटे छोटे से होल्स बने रहते हैं। तो ओवरऑल डेंसिटी इस रॉक की काफ़ी कम होती है, और ऐसा बताया जाता है कि ये पानी पे भी फ्लोट कर पाते हैं। तो जो आपने देखा होगा कि इंडियन माइथोलॉजी के अंदर श्री राम लिखे हुए पत्थर, जो कि लंका जाने के लिए फ्लोट करा के जो पुल बनाया गया था, राम सेतु जिसे बोला जाता है, तो वो प्यूमाइस जैसे रॉक्स से ही बना था। तो आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे हॉलोज, ठीक है, ऐसे इनमें गैसेस जो है ट्रैप हो गई थी बेसिकली, तो ये काफ़ी डेंसिटी इनकी कम होती है। तो प्यूमाइस इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द volcanic rock. It is not a sedimentary rock. Yes, it is a type of igneous rock, but ये आंसर थोड़ा स्पेसिफिक है, तो इसलिए आपको इधर जाना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1986 में पूछा जाता है कि कौन से दो कॉन्टिनेंट एक दूसरे के मिरर इमेजेस की तरह हैं। तो जब हम पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वैगनर की, तो हम देखते हैं कि साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका उनका जिग्सॉ फिट होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका दे आर जिग्सॉ फिट, तो द मिरर इमेजेस हेयर वुड बी साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। बाकी यूरोप एशिया वगैरह ये सब मिरर इमेजेस नहीं है, आप देख भी सकते हैं यूरोप एशिया कोई मिरर इमेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेप ऑफ हिमालयास। शेप ऑफ हिमालयास कैसा है 1986? हिमालय इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थीम, जिसपे यूपीएससी काफ़ी क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है। हिमालय की फिजियोग्राफी, हिमालय के वेजिटेशन, हिमालय का बायोडाइवर्सिटी, इससे रिलेटेड हिमालय काफ़ी फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। शेप ऑफ हिमालय, आपने देखा होगा कि हिमालय का शेप कुछ ऐसा है,
ठीक है, इट्स काइंड ऑफ एन आर्क, एक क्रिसेंट शेप आर्क जैसा शेप है। फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस है हिमालय की, तो ये एक आर्क की तरह है। ठीक, अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। एक आर्क, जो कि सही लग रहा है अभी तक। कर्वीलीनियर स्ट्रेट लाइन, कर्वीलीनियर स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि कर्वीलीनियर भी है और स्ट्रेट भी है, मतलब कि कुछ ऐसा मान सकते हैं आप, स्ट्रेट कर्वीलीनियर या फिर कर्वीलीनियर स्ट्रेट। तो ऐसा तो नहीं है कुछ भी हिमालय, स्ट्रेट लाइन भी नहीं है हिमालय, और राइट एंगल पे भी नहीं है हिमालय। ठीक है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री दो लाइन के बीच में। तो द आंसर इज एन आर्क, जो कि हमने देखा। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम 1986, अगेन रॉक। रॉक काफी फेवरेट टॉपिक यूपीएससी का। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स कौन से रॉक्स के फॉर्म है। अभी हमने बात की थी पिछले कि इग्नियस रॉक्स में दो टाइप के रॉक्स होते हैं, इंट्रूसिव जो जमीन के अंदर बनने वाले, एक्सट्रूसिव जो अर्थ सरफेस के बाहर बनने वाले। सो दीज आर इग्नियस रॉक्स के फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, एक्सट्रूसिव में डाइक से, इंट्रूसिव में डाइक सेल्स वगैरह, ये स्टॉक बैथलिथ वगैरह। नाउ अगेन सीस्मिक वेव, जैसा कि हमने बात की थी कि अर्थक्वेक भी एक अच्छा फेमस और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो उसी में सीस्मिक वेव पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सीस्मिक वेव दैट वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर पाथ। इसका मतलब जितनी भी टाइप ऑफ सीस्मिक वेव्स है उनके कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होने चाहिए, कौन परपेंडिकुलर है ना, कौन पैरेलल है, कौन किस मीडियम में ट्रेवल कर पाता है, कौन नहीं। इस तरीके की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पता होना चाहिए। 1989 में आया ये क्वेश्चन। तो जो परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ द पार्ट, परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे हो गया कि ये डायरेक्शन ऑफ द पाथ है, वाइब्रेशन ऐसे परपेंडिकुलर हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सीस्मिक वेव में अगर हम बात करें बॉडी वेव्स की, तो बॉडी वेव्स दो टाइप की हैं, पी वेव्स प्राइमरी वेव और एस वेव। पी वेव्स जो है पैरेलल वाइब्रेट करती हैं डायरेक्शन के, और एस वेव परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती है डायरेक्शन ऑफ द पाथ के। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है कि एस वेव ही है ये जो परपेंडिकुलर कर रही है। अब देखते हैं एस वेव, कैन दे ट्रेवल थ्रू द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ ओनली। यस, दे कैन ओनली ट्रेवल फ्रॉम द सॉलिड पाथ। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि देखिए एस वेव परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है, तो लिक्विड में क्या होता है ना कि लिक्विड या फ्लूइड जो होते हैं, गैस या लिक्विड की बात करें, फ्लूइड डजंट सपोर्ट शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस फ्लूइड सपोर्ट नहीं कर पाता, और एस वेव शेयर स्ट्रेस पे काम कर रही है, तो इसलिए वो वहाँ पे जैसे ही एस वेव ट्रेवल करने की कोशिश करती है कोर के अंदर, वो बाउंस बैक कर जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो ट्रेवल नहीं कर सकती है। ठीक है, तो yes, they can only travel through the solid part, travel through solid as well as other part, no spread on the surface of the earth। सरफेस ऑफ द अर्थ पे स्प्रेड होने वाली जो वेव्स होती हैं उनको हम बोलते हैं सरफेस वेव्स, इनको हम बोलते हैं सरफेस वेव्स। ये सरफेस वेव, एल वेव्स जिसे लव वेव्स बोलते हैं, और रेले वेव्स ये होती हैं। नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं। अब जब अगर आप एनसीईआरटी में देखना चाहेंगे इन्हें, तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये पी वेव्स, एस वेव, सरफेस वेव्स। तो जैसे ही ये दोनों जो बॉडी वेव्स है, ये जैसे ही सरफेस पे आती हैं तो दे कन्वर्ट इनटू सरफेस वेव्स। तो वो सरफेस वेव जो हमने देखा एल वेव्स और एल वेव्स, ये होती है। अब आप देख सकते हैं अराइवल टाइम में पी वेव सबसे पहले आ रही है, एस वेव बाद में, तो पी वेव्स ट्रेवल फास्टर देन द एस वेव। ठीक है, तो आपको मतलब बेसिकली इन वेव्स में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स उनके पता होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यू नो द एस वेव जो है ट्रेवल नहीं कर रही है कोर के अंदर, बाकी पी वेव्स ट्रेवल कर पा रही है, जो कि आप देख रहे हैं येलो लाइन पी वेव्स की है, ये ब्लैक लाइन एस वेव्स की है। 1990 में कैल्डेरा इज अ फीचर एसोसिएटेड विद, मैंने बात की थी कि लैंडफॉर्म भी एक बहुत फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का।
जियोमॉर्फोलॉजी में। तो कैल्डेरा इज अ काइंड ऑफ अ लैंडफॉर्म और ये वॉल्केनिक लैंडफॉर्म है। तो लैंडफॉर्म पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैंडफॉर्म पे आपको जो पता होना चाहिए कि ये लैंडफॉर्म किससे बनता है, कैसे बना है, शेप क्या है उसका, ये सारी चीज़ें, डिपोजिशनल है या इरोजनल है, ये सारी चीज़ें, और उसके फॉर्मेशन कंडीशंस में क्या चीज़ हेल्प कर सकती है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको मोटा मोटा लैंडफॉर्म से रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए। तो कैल्डेरा के बारे में अगर आप देखोगे तो कैल्डेरा बनता है जब भी जो वॉल्केनो का जो माउथ होता है, अगर यहाँ पे बहुत ये माउथ कोलैप्स कर जाए ऐसे रूफ की तरह, मतलब बहुत बहुत इंटेंसिटी का कोई वॉल्केनो आया हो और ये माउथ जो है कोलैप्स कर गया, ठीक है, तो यहाँ पे एक डिप्रेशन बन जाएगा, ये डिप्रेशन बन गया, ये डिप्रेशन, तो ये डिप्रेशन, वाइड ओपनिंग ऑफ माउथ, दिस इज नोन एज caldera because of the high intensity volcano, the roof the mouth of the volcano has been collapsed। तो वो जो लार्ज डिप्रेशन बनता है वो जो कि 9 10 20 20 किलोमीटर वाइड हो सकता है, तो वो कैल्डेरा होता है। अगर उस कैल्डेरा के अंदर बारिश का पानी या किसी तरीके से वाटर आ जाता है तो हम बोलते हैं कैल्डेरा लेक। तो ये हो गया आपका कैल्डेरा। तो इसका आंसर जो है, कैल्डेरा इज अ फीचर, a landform associated with volcano, not with earthquake, not with faulting, and neither the faulting of the mountains। 1990 में क्वेश्चन पूछा गया है, अगेन एस्कर एंड ड्रमलिन्स। तो ये भी एक लैंडफॉर्म है, लैंडफॉर्म बहुत फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। तो एस्कर एंड ड्रमलिन्स आर फीचर फॉर्म्ड बाय, कैसे बने, तो जब भी आप पढ़ेंगे वेरियस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, फ्लूवियल हो, ग्लेशियल हो, ठीक है, एलियन हो, इस तरीके, तो आपको पता लगेगा एस्कर और ड्रमलिन्स आर द depositional landforms, these are the depositional landform, deposition से बनते हैं ड्यू टू ग्लेशियल एक्शन या ग्लेशियर्स की एक्टिविटी से। तो अब ये होते क्या है, ये मैं आपको एक हल्क, अब आप ये देख पा रहे हैं कि ये आपका एस्कर हो गया, ये आपको एस्कर दिख रहा है आपको, ये ड्रमलिन्स दिख रहे हैं आपको ओवल शेप। ड्रमलिन्स अगर आप ऊपर से देखेंगे तो बास्केट ऑफ एग की तरह लगेंगे कि एग्स को ऐसे ओवल शेप रखा गया है, तो बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी भी बोला जाता है ड्रमलिन को। और एस्कर को आप देखेंगे तो एस्कर एक तरीके से एक पगडंडी की तरह है, अपलिफ्टेड नैरो लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल डिपोजिशन ऑफ क्ले, सिल्ट, बोल्डर्स, इनका डिपोजिशन एस्कर पे है। ड्रमलिन्स में जो है मेजर डिपोजिशन क्ले और सिल्ट का है, और ड्रमलिन्स की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन दिखाती है ग्लेशियल डायरेक्शन, कि ग्लेशियर्स ऐसे मूव हुए होंगे, ये डायरेक्शन रही होगी ग्लेशियर्स के मूवमेंट की, तो ड्रमलिन से ये पता लगता है आपको, ठीक है। तो ये डिपोजिशनल फीचर्स आप देख पा रहे हैं, और जो भी हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के पेज 69 के अंदर एस्कर्स और ड्रमलिन्स ये दिया हुआ है नॉर्मल। अब क्वेश्चन आता है 1991 में, बरखान इस अगेन लैंडफॉर्म आ रहा है। तो जैसा मैंने बताया था लैंडफॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है यूपीएससी के लिए। तो लैंडफॉर्म्स, ये एओलियन लैंडफॉर्म या विंड एक्शन वाली जो लैंडफॉर्म होती है उससे बनता है। तो बरखान कुछ नहीं है, एक सैंड ड्यून है क्रिसेंट शेप का, ठीक है, जो कि ऐसा दिखता है आपको, ये क्रिसेंट शेप, ये इसका क्रिसेंट शेप है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसी है, विंड डायरेक्शन अगर ऐसी है तो आपको ये सारी चीज़ें ऐसे पता लगती हैं, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं विंडवर्ड साइड जेंटल स्लोपिंग है और जो दूसरी साइड है वो स्टीप स्लोपिंग है, तो ऐसा बनता है बरखा। इसके अलावा बाकी टाइप के सैंड ड्यून्स भी दे रखे हैं जिसे आप देख सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे व्यूअर्स से कि आपको जो भी सजेशन देना हो आप कमेंट हमें ज़रूर करें, और कोई भी चीज़ें जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं या इस सीरीज़ को और बेहतर बना सकते हैं, वी आर ओपन टू accommodate your suggestions। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।